नमस्कार दोस्तों। दर्पण क्लासेज करौली के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान जिला दर्शन जो नवीन जिलों का गठन हुआ है, जिला दर्शन का सेशन चल रहा था और जिला दर्शन इस सेशन में हम एक एक नवीन जिलों को पढ़ रहे हैं। संभाग के अकॉर्डिंग आपको मैंने पढ़ाना प्रारंभ किया था। आज हम पाली संभाग पढ़ेंगे। पाली संभाग जो है उसका गठन कब हुआ, पाली संभाग में कितने जिले आते हैं और पाली संभाग में कौन कौन से नवीन जिले हैं जो आते हैं, फिर उन नवीन जिलों को पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पाली संभाग, पाली संभाग ये हम आज पढ़ेंगे। यानी पाली संभाग जो है उस संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं और पाली संभाग का गठन कब किया गया। तो ये बनाइए आप हेडिंग, पाली पाली संभाग। इस संभाग को हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, पाली संभाग को। पाली संभाग ये डाल दो आप हेडिंग, पाली संभाग। अब देखो पाली संभाग जो है का गठन कब हुआ, यानी पाली संभाग कब गठित हुआ, या कहिए कि इस संभाग की स्थापना कब हुई। तो पाली संभाग की स्थापना की हम बात करें तो इस संभाग की स्थापना हुई है 23 एक मिनट 7 कितना 7 अगस्त 2023। 7 अगस्त 2023 को 3 नए संभाग बने थे। आप बता फटाफट मुझे कौन कौन से थे। 7 अगस्त 2023 को 3 संभाग बने, कौन कौन से, बांसवाड़ा, पाली और सीकर। और ये संभाग बना था, याद रखें, ये पाली जो संभाग है ये किस समिति यानी कौन सी समिति गठित हुई। तो जिले और इन सब के लिए जो समिति गठित हुई वो थी कौन सी, राम लुभाया, राम लुभाया समिति। दोस्तों ये समिति थी, याद रखें, राम लुभाया समिति। अच्छा, सीएम कौन थे, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा ये संभाग बनाया गया था। अशोक गहलोत ये राजस्थान के थे दोस्तों, क्या, मुख्यमंत्री। अशोक गहलोत के द्वारा 3 नए संभागों का गठन किया गया, इनमें ये भी एक संभाग है। क्रम के अकॉर्डिंग हम बात करें कि ये किस क्रम का संभाग है, तो पहले से संभागों की संख्या थी कितनी, 7, और 8वां संभाग बना कौन सा, बांसवाड़ा। तो ये 9वें नंबर का संभाग है, यानी क्रम के अकॉर्डिंग 9वां संभाग है, याद रखना 9वां संभाग माना जाता है ये क्रम के अनुसार। क्रम के अनुसार कौन सा संभाग है, तो 9वें नंबर का संभाग है। अब इसके बाद में आप नेक्स्ट पर आइए, अगला आगे देखते हैं कि इस संभाग में जिले हैं, यानी ये जो संभाग है दोस्तों, संभाग में हम जिलों की बात करें तो कौन कौन से जिले इसमें सम्मिलित हैं। सम्मिलित सम्मिलित जिले, संभाग में कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं, यानी कौन कौन से जिले इसके अंतर्गत आएंगे। तो आप क्या जवाब दोगे, कितने आएंगे, फटाफट बता दो। हैं, तो इस संभाग के अंतर्गत याद रखें जिले आते हैं कितने, 4। 4 जिले इस संभाग में सम्मिलित हैं। कितने जिले भाई, 4। अब बात करते हैं कि वो 4 जिले कौन कौन से हैं, संभाग के अंतर्गत आते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, यानी 4 जिले पाली संभाग में स्थित हैं। कितने जिले,
4 जिले। अब कौन कौन से वो 4 जिले हैं, तो सबसे पहले अपना जिला हो गया जालौर। एक जिला है कौन सा, जालौर, जो इस संभाग के अंतर्गत आता है। दूसरा जिला देखिएगा फिर हो जाएगा पाली, इसी संभाग के अंतर्गत आता है। और तीसरा आपका हो गया सिरोही, इसी संभाग के अंतर्गत आता है। और अगला हो गया कौन सा, सांचौर। सांचौर इसी संभाग के अंतर्गत आता है। तो ये 4 जिले हैं जो पाली संभाग के अंतर्गत आते हैं। पाली संभाग में कौन कौन से 4 जिले आते हैं, तो ये हमारे 4 जिले होंगे जालौर, पाली, सिरोही, सांचौर। ये तो आने ही आने हैं। अब इसके बाद में देखो इन्हें हम कैसे याद रख सकते हैं, तो इन्हें हम एक ट्रिक से याद रख सकते हैं आराम से। यानी यहाँ हम ट्रिक लगाएंगे और इससे याद रख सकते हैं। जैसे किसी ने क्या कहा कि जापानी, जापानी क्या, शीशा। बस इतना सा शब्द याद रखो, जापानी शीशा। अब जापानी शीशा में को तो करना है हमें साइलेंट, और बाकी आपका एक हो गया जा, इसे बना जालौर। फिर हो गया पा, इसे बना पाली, तो हटाना है। सी से हमारा हो गया सिरोही, और फिर सा से आपका हो गया सांचौर। तो इस तरह से ये ट्रिक आपको याद रखनी है, जापानी क्या, शीशा, यानी जापानी सा याद रखें। एक ट्रिक याद रखनी है। तो ये 4 जिले हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। कितने हैं दोस्तों, 4 जिले। 4 जिलों वाला है, याद रखें इस संभाग। उतारिए आप फटाफट इसको। यानी हम पढ़ रहे हैं कौन सा संभाग, पाली संभाग पढ़ रहे हैं। और पाली जो संभाग है, पाली संभाग का गठन कब हुआ, कौन कौन से जिले उसके अंतर्गत आते हैं, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। फटाफट कीजिएगा नोट। पाली संभाग, पाली संभाग कब बना, 7 अगस्त 2023। समिति वही थी रामलुवाया, क्योंकि इस समिति ने कितने 19 नवीन जिले और 3 नवीन संभागों का क्या किया था, गठन किया था। सीएम कौन थे, तो अशोक गहलोत सीएम थे। क्रम की बात करें तो क्रम के अकॉर्डिंग ये किस क्रम का माना जाएगा, नवा संभाग राजस्थान का है दोस्तों। अच्छा, पाली संभाग में सम्मिलित जिले तो बोले 4 जिले इसमें आते हैं, ऐसे याद रखेंगे। जापानी शीशा, इसमें नी को करो साइलेंट, बाकी के सब वर्णों से एक एक जिला बनने वाला है। जहां से आप बनाओगे क्या, जालौर। आ से हो गया पाली, और सी से सिरोही, और सा से बनेगा क्या, सांचौर। इस तरह से ये जिले इसमें आते हैं। अब ये सारे के सारे जिले जो आप देख रहे हैं ऊपर वाले, वो पुराने ही जिले हैं। ये इसमें एक ऐसा जिला है जो क्या है, नवीन है। तो नवीन जिला है कौन सा, सांचौर। और ये सांचौर जिला याद रखें अलग होकर के एक जिला बना है, ये आपको याद होना चाहिए। तो किस जिले से अलग होकर ये जिला बना है, तो ये जालौर जिले से अलग होकर के क्या बना है, जिला बना है। इससे जालौर से, जालौर से अलग होकर के जिला बना है कौन सा, सांचौर। तो आज हम सांचौर के विषय में पढ़ेंगे। पाली जो संभाग है, उस पाली संभाग में ये सांचौर जिला एक नवीन जिला है। बाकी के तो ये पुराने जिले हैं। तो आपने नोट कर लिया हो तो मैं आगे बढ़ जाऊं फिर, है ना, हटा दूं। चलो देखिए, अब स्टार्ट करते हैं पढ़ना दोस्तों। कौन सा जिला, सांचौर जिला। तो ये हेडिंग बना दीजिए आप, ये हम पढ़ेंगे आज, सांचौर जिला। जिला कौन सा, सांचौर जिला। ये आप लोगों का आज चलेगा सांचौर जिला, यानी सांचौर जिला आप पढ़ रहे हैं। अब सांचौर जिले को लेके वही कॉमन फैक्ट,
जो हर नवीन जिले में हम पढ़ रहे थे। कौन कौन से कॉमन फैक्ट? सबसे पहले उसका गठन कह लो या स्थापना, स्थापना, ठीक। के बाद में फिर अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं कौन सा? स्थापना के बाद में समिति, और समिति के बाद में नंबर 2 तीसरा पॉइंट हम पढ़ रहे हैं कि सीएम कौन थे। और उसके बाद में चौथा बिंदु जो हम पढ़ रहे हैं वो है कि ये जो जिला है वो किस जिले से अलग हुआ है। और फिर आप पढ़ रहे हैं कि ये किस संभाग के अंतर्गत आता है, किस संभाग के अंतर्गत ये जिला आता है। और फिर आप पढ़ रहे थे कि इसके पड़ोसी जिलों की संख्या कितनी, पड़ोसी जिले। तो इस तरह से ये कॉमन फैक्ट है जो हर जिले में हमने पढ़े हैं, पड़ोसी जिले। अब देखिए एक एक को देखते हैं। नंबर 1, फिर ये चीज हम जानेंगे सीएम कौन थे, अलग किससे हुआ, और ये बात है। तो स्थापना की हम बात करें तो जवाब क्या होगा? 7। वही कॉमन जवाब है सभी में। 2000 कितना 23 को। समिति थी राम लुभाया, राम भाया, ये समिति है। सीएम कौन थे? तो अशोक गहलोत, ये राजस्थान के सीएम थे जिन्होंने ये जिले बनाए। अलग किससे हुआ है? तो जालौर से अलग हुआ है दोस्तों। जालौर से क्या हुआ? ये अलग हुआ है। इस संभाग के अंतर्गत आता है तो पाली संभाग में ये काउंट होता है, पाली संभाग में आएगा। वर्तमान स्थिति को देखें तो पड़ोसी जिलों की संख्या कितनी है? तो 4 इसके पड़ोसी जिले। करते चलिए नोट फटाफट। पड़ोसी जिले कितने हैं? तो 4 पड़ोसी जिले, याद रखना। पड़ोसी जिलों की संख्या पूछे तो 4 पड़ोसी जिले हैं इसके, ठीक। अब वो कौन कौन से 4 पड़ोसी जिले हैं तो आइए जानते हैं उन चारों जिलों को। पड़ोसी जिलों में सबसे पहले बाड़मेर, ये पड़ोसी जिला है बाड़मेर। दूसरा हो जाएगा बालोतरा, बालोतरा पड़ोसी जिला है। उसके बाद में 3rd नंबर पे देखें फिर है जालौर, तो ये अलग हुआ है, वो पड़ोसी जिला है। जालौर पड़ोसी जिला हो जाएगा कौन सा? जालौर, जालौर से अलग हुआ है तो वो पड़ोसी जिला है। चौथे नंबर पे आपका आएगा क्या? ये हो गया सिरोही, ये पड़ोसी जिला हो गया। यानी बाड़मेर है, बालोतरा है, जालौर है, और क्या हो जाएगा? सिरोही। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहले सांचौर जिला जिसे हम लोग पढ़ रहे हैं, सांचौर की स्थापना, समिति, सीएम, अलग किससे हुआ, संभाग, पड़ोसी जिले, सेम फैक्ट है। यानी कॉमन बिंदु हैं जिन्हें हम प्रत्येक नवीन जिले में पढ़ रहे हैं, कॉमन बिंदु हैं दोस्तों। और ये आपको याद रखने हैं। 2-3 तो सभी में चलने वाले ही हैं। स्थापना बोले तो 7 अगस्त 2023, समिति राम लुभाया, सीएम अशोक गहलोत, अलग जालौर से हुआ है, संभाग पाली है, पड़ोसी जिलों की संख्या बोले तो 4। बाड़मेर पड़ोसी है, बालोतरा पड़ोसी जिला है, उसके बाद में सिरोही, और फिर आपका हो गया कौन सा? जालौर, जिससे अलग हुआ है। अब देखो आगे, आगे देखेंगे आप। नेक्स्ट देखिए, ये जो है जिससे हम पढ़ रहे हैं क्या? सांचौर जिला, याद रखें। सांचौर जिले की सीमा से लगती है गुजरात, यानी दोस्तों गुजरात के साथ में, साथ गुजरात से सीमा
सीमा लगती है। और आप जानते हैं कि गुजरात एक राज्य है। अब राज्य से अगर सीमा लगेगी तो सीमा को हम कैसी सीमा बोलेंगे? अंतर्राज्यीय सीमा। तो ये अंतर्राज्यीय कह लो या राजस्थान की स्थलीय सीमा कह लो। स्थलीय का मतलब जानते हैं? हाँ सर्वेश, स्थलीय सीमा क्या होती है? स्थलीय सीमा क्या होती है ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। किसी भी क्षेत्र की, जैसे राजस्थान की स्थलीय सीमा होती है, तो वो स्थलीय सीमा क्या है? कौन सी सीमा वो होती है? हाँ स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा कौन सी सीमा है, ये मेरा सवाल है आपसे। वो सीमा है जो घर में खाना बनाती है। तो एक सीमा वो हैदर वाली सीमा, चारों तरफ का जो अपना बॉर्डर है ना, वही स्थलीय सीमा होती है। जैसे मैं ये मोबाइल है और इसकी बात करूं आपसे, तो ये चारों तरफ से इसका ये स्थलीय सीमा पार्ट माना जाएगा। यहाँ से और यहाँ तक घूम के मैं इसी जगह आ जाऊंगा, ये स्थलीय सीमा हो गई। अब ये राजस्थान की स्थलीय सीमा पर आता है और गुजरात से इसकी सीमा लगती है। लेकिन गुजरात से याद रखना, पहले जालौर की सीमा लगती थी, अब नहीं लगती है, क्योंकि ये नीचे जालौर जो है वो जालौर में से ही आधा हिस्सा है नीचे वाला, ये जो जिला बना है। अब बात करते हैं कि इसमें उपखंड के कौन कौन से आते हैं और इस जिले में तहसीलें कितनी आती हैं। यानी उपखंड और तहसीलों की हम बात करते हैं, कौन कौन से उपखंड इसमें आते हैं और कौन कौन सी तहसीलें इसके अंतर्गत आती हैं। तो देखो सबसे पहला बिंदु होगा अपना क्या? उपखंड, कितने उपखंडों वाला है। और फिर अगला बिंदु होगा तहसील, यानी कितनी तहसीलों वाला है। तो दोस्तों उपखंडों की बात करें और तहसीलों की बात करें तो सेम है, यानी इसमें खंड कितने हैं? 4। तो तहसीलें भी कितनी हैं? 4। जो उपखंड है वो तहसील भी हैं, जो उपखंड है ना वो तहसील भी है, याद रखना। अब ये उपखंड और तहसील इसमें 4 4 हैं। देखो कौन कौन से हैं 4 4। पहले उपखंडों को क्लियर कीजिए। तो 4 उपखंड कौन से हैं? नंबर 1, सबसे पहला उपखंड नंबर 1, उसके बाद में दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला आपका उपखंड होगा, ये हो गया कौन सा? सांचौर उपखंड। सांचौर जिला है तो उपखंड होना ही है। रानी बाड़ा एक उपखंड है दोस्तों, रानी बाड़ा ये उपखंड है। एक चितलवाड़ा, चितलवाड़ा, और उसके बाद में बागोड़ा, बागोड़ा। यानी ये 4 उपखंड है, याद रखना। 4 उपखंडों वाला ये जिला है। तो नोट करते चले आप साथ में। उपखंडों की संख्या 4 है। कौन कौन से वो 4 उपखंड हैं सर? तो ये आपको याद रखना होगा, ये 4 उपखंड हैं। सांचौर है, रानीबाड़ा है, चीतलवाड़ा है और बागोड़ा, ये 4 हो गए उपखंड। अब 4 उपखंड हैं तो 4 तहसील भी सेम यही है। तो उपखंड है ना वो उपखंड तहसील है, याद रखें। तो उपखंड है वो तहसील भी है। सांचौर उपखंड है तो दोस्तों सांचौर तहसील भी है। रानीबाड़ा उपखंड है तो रानीबाड़ा तहसील भी है। चीतलवाड़ा उपखंड है तो चीतलवाड़ा तहसील भी है, यही। और बागोड़ा उपखंड है तो बागोड़ा याद रखें तहसील भी है। तो सेम उपखंड है वो तहसील भी है। 4 उपखंड है, चारों तहसील है, यानी किसी भी उपखंड में एक्स्ट्रा तहसील नहीं है ज्यादा। ये हो गया ना। तो इस तरह ही हमें याद रखना है कौन कौन से 4 उपखंड हैं
तो इसमें उपखंडों की देखो ऐसे याद रख सकते हैं कि सारा चित काय में बाग में लगा दिया, फिर भी घाटा गया। कि आदमी ने पूरा ध्यान चित यानी सारा का सारा क्या, सारा चित काय में लगा दिया उसने बाग में, पूरा का पूरा उसका ध्यान काय में था बाग में। अब इससे आप आराम से याद रख सकते हैं। ऐसे याद रखोगे, देखिए सा से आपका ये सा हो गया, सा से सांचौर बना, रा रानीवाड़ा बना, और चित्त कैसे हो गया कौन सा, तलवाड़ा, और बाघ से बन गया दोस्तों कौन सा, तो बागोटा। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं। यानी किसी व्यक्ति ने सारा चित्त काय में लगा दिया, बाग में लगा दिया, फिर भी बाग में क्या गया, घाटा गया। बगीचा लगाया अपने व्यवसाय हेतु और पूरा ध्यान ही उसी में लगा दिया, सारा चित्त बाग में। तो इस तरह याद रख सकते हैं। फटाफट से नोट कर लीजिए इसको। कर लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सांचौर, अब हम एक एक बिंदु लेते हैं सांचौर का। सांचौर में क्या क्या जीके है तो हमें सांचौर के अंतर्गत पढ़ना है। हटा दूं? है? चलो देख ले भाई। हाँ, एक एक को पढ़ना करते हैं स्टार्ट। नंबर एक, सबसे पहला पॉइंट नंबर एक, देखिए यानी 4 तहसील हैं, रानीबाड़ा है, सांचौर है और भागोड़ा शीतलवाड़ा है। ठीक है, अब देखिए आप एक एक बिंदु हम पढ़ना करते हैं स्टार्ट। इस जिले में सबसे पहले हम पढ़ेंगे नर्मदा। क्या? नर्मदा नहर सिंचाई परियोजना। नर्मदा नहर सिंचाई परियोजना, ये सबसे पहला बिंदु बना है यहाँ। नर्मदा नहर सिंचाई परियोजना, ये बनाओ आप सबसे पहला बिंदु, नर्मदा नहर सिंचाई परियोजना। देखिएगा ध्यान से देखें प्लीज। नर्मदा नहर सिंचाई परियोजना, इसके विषय में समझ लें आप। ये जो परियोजना याद रखें, गुजरात में कहा भाई कोई भी सिंचाई परियोजना होती है तो पहले पानी को रोका जाता है। नदियां जो है ना, नदियों के जल को डैम बना करके रोकते हैं, बांध बना के। अभी आप अपने करौली में देख लीजिए, ये 5 नदियां रोकी हुई हैं और 5 नदियों पर अमेरिका की सहायता से 5ना बांध बनाया गया। मिट्टी का बांध है राजस्थान में, पानी को स्टॉक कर लिया गया है। अब इस पानी से लोग क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। पीछे की तरफ नहरें निकली, आप कभी गए हो तो नहरों के माध्यम से जल जाता है और फिर सिंचाई होती है खेतों में। तो पहले पानी को स्टॉक करना होता है। तो देखिए गुजरात में, कहाँ की बात कर रहा हूं मैं, गुजरात में। अब गुजरात की स्थिति क्या है, गुजरात में नर्मदा नदी पर दोस्तों, कौन सी नदी पर, नर्मदा नदी पर, याद रखना नदी पर, गुजरात में नर्मदा नदी पर बांध है, जिस बांध का नाम क्या है, नर्मदा नदी पर एक बांध है और उस बांध का नाम है क्या, सरदार सरोवर, सरदार सरोवर बांध। क्या? सरदार सरोवर बांध है। ठीक है, यानी नर्मदा नदी और ताप्ती नदियां दोस्तों भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां हैं, जो अरब सागर में, या कह सकते हैं हम किस में, खंबात की खाड़ी वाला जो क्षेत्र है उधर जाके गिरती है, अरब सागर में। तो ये नर्मदा नदी तो है भ्रंश घाटी में बहने वाली, इस पर सरदार सरोवर बांध, कौन सा बांध,
सरदार सरोवर बांध। और ये बांध कहाँ बना हुआ है गुरुजी? तो ये बना हुआ है कहाँ पर? गुजरात में। अब सरदार सरोवर बांध बना के नर्मदा के जल को रोक लिया, भाई पानी को रोक लिया। रोका क्यों? क्योंकि कोई ना कोई नहर निकाल के और सिंचाई की जा सके। तो इसी सरदार सरोवर बांध से याद रखना, ये नहर निकाली गई है। ये नहर जो निकाली गई है वो किस बांध से निकाली गई है? सरदार सरोवर जो बांध है, बांध से नहर निकाली गई है, याद रखें। कौन सी? नर्मदा नहर सिंचाई परियोजना। अब ये नहर कब निकाली गई? सबसे पहला सवाल ये बनता है, ये नहर जो निकाली गई तो वो कब निकाली गई? तो पहले ये जानते हैं हम नहर को कब निकाला गया। देखो, ये जो नहर है दोस्तों, वो याद रखें 27 मार्च 2000 कितने को? 8 को निकाली गई। 8 को निकाली गई, यानी 27 मार्च 2008 को ये नहर निकाली गई। अब उस ये जो नर्मदा नहर सिंचाई परियोजना है वो कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? क्या इसका पूरी तरह लाभ हमारे राजस्थान को होता है या किन्हीं अन्य और राज्यों को होता है? संयुक्त परियोजना किन किन की ये संयुक्त परियोजना है, ये भी आपको याद होना चाहिए। फटाफट बता दीजिए आप मुझे, कितने राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है? नर्मदा नहर सिंचाई परियोजना बताओ। नर्मदा नहर सिंचाई परियोजना कितने राज्यों को लाभान्वित कर रही है? कितने राज्यों की सम्मिलित परियोजना है ये? हैं? बोलिए। नहीं है पता? याद रखना, ये 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना मानी जाती है। कितने राज्यों की? 4 राज्यों की। कौन कौन से हैं गुरुजी? को 4 राज्य। 4 राज्यों में नंबर 1 अपना है ये राजस्थान। कौन दोस्तों? राजस्थान। उसके बाद में आप आ जाइए मध्य प्रदेश की भी ये संयुक्त परियोजना है। नंबर 3 अपना आएगा गुजरात। गुजरात। और नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों क्या? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इनकी संयुक्त परियोजना मानी जाती है। नर्मदा नहर सिंचाई परियोजना इन 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। अब राजस्थान के पड़ोसी हो गए 2 तो, एमपी और गुजरात। तो अब केवल महाराष्ट्र और, याद रख लीजिए आप। तो ये हो गए इनकी संयुक्त परियोजना है ये नर्मदा नहर क्या? सिंचाई परियोजना। अब इस परियोजना से हम देखते हैं भाई राजस्थान के कौन कौन से जिले। तो ये जो राजस्थान है ना, इस राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित हो रहे हैं? राजस्थान के लाभान्वित लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं ये हमें जानना है। राजस्थान के कौन कौन से वो जिले हैं जिससे क्या हो रहे हैं? लाभान्वित हो रहे हैं। तो देखो, पहले भी ये चीज हम पढ़ते थे, राजस्थान के जालौर जिला जो था उसके सांचौर, जो सांचौर क्षेत्र था, तहसील थी सांचौर क्षेत्र, क्या होता था? लाभान्वित होता। और बाड़मेर की जगह थी गुढ़ामलानी। अब बाड़मेर से एक नया जिला बना है बालोतरा, तो गुढ़ामलानी स्थान बालोतरा में तो गया नहीं है। अगर ये चला जाता बालोतरा में तो बाड़मेर कट हो जाता इस परियोजना से। लेकिन जालौर में जहां लाभान्वित होता था जो क्षेत्र, कौन सा? सांचौर, वो जालौर से जरूर अलग हो गया है। तो इसीलिए हमें एक जिला कट करना पड़ेगा, कौन सा? जालौर। तो इससे लाभान्वित होते हैं अब जालौर नहीं, क्या? सांचौर। और बाड़मेर तो ज्यों का त्यों ही रखना है क्योंकि गुड़ामलानी जो है अब भी बाड़मेर है।
यहाँ तेल के कुएं भी हैं गुडामलानी में, सबसे कम गहराई पर तेल मिलता है। तो इसीलिए लाभान्वित जिलों की हम बात करें तो कितने जिले होंगे बताओ लाभान्वित जिले? है दो होंगे। एक तो होगा कौन सा, सांचौर जिला हो जाएगा, है ना। कौन सा जिला होगा? एक तो सांचौर होगा, सांचौर ये हो गया दोस्तों। और एक आप लोगों का हो गया सांचौर के बाद में क्या, बाड़मेर। तो इस तरह से आपको याद रखना है। अब ये नहर राजस्थान में कहां से एंट्रेंस करती है, ये भी एक अच्छा सवाल है। नर्मदा नहर जो है वो राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है, ये भी एक अच्छा सवाल है। तो राजस्थान में याद रखना इसका जो प्रवेश है दोस्तों वो कहां से है, राज्य में, राज्य में प्रवेश। अब राज्य में कहां से प्रवेश करती है, तो सीलू गांव से प्रवेश करती है साथी, सीलू गांव। और ये सीलू गांव कहाँ है, सांचौर में। वर्तमान के सांचौर जिले में। तो ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ नर्मदा नहर के विषय में, नोट कर लीजिए फटाफट। नर्मदा नहर को लेकर के क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, साथ में ही कर लिया करो आप नोट, ताकि टाइम रिकॉर्डिंग चल रही है फिर से। नर्मदा नहर सिंचाई परियोजना, गुजरात में नर्मदा नदी पर बांध है, सरदार सरोवर बांध पानी को रोक दिया। अब रोक दिया तो भाई अब निकालो नहर, तो नहर कौन सी, नर्मदा नहर सिंचाई परियोजना 27 मार्च 2008 को निकाली गई संयुक्त परियोजना है 4 राज्यों की, राजस्थान, एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र। अब राजस्थान के लिए लाभान्वित है तो सांचौर और बाड़मेर, और ये सांचौर ही हम पढ़ रहे हैं। अब ये जो परियोजना है इस परियोजना की क्या विशेषता रही है राजस्थान में, परियोजना की कोई खास हटके कोई विशेषता रही है क्या, तो बिल्कुल इसकी एक विशेषता रही है दोस्तों। और वो विशेषता क्या रही है, तो वो ये विशेषता याद रखना, ये पहली ऐसी परियोजना है सर्वप्रथम राजस्थान में। पहले जो सिंचाई होती थी, सिंचाई की परियोजना है, तो पहले सब सिंचाई होती थी फिर तो फव्वारों के द्वारा, फव्वारा पद्धति होती है ना, उससे सिंचाई नहीं होती। ये पहली परियोजना है जिससे फव्वारों के द्वारा सिंचाई प्रारंभ हुई, तो खेत में पाइप वगैरह बिछा दो और फिर आराम से बूंद बूंद सिंचाई भी जिसे कहते हैं। इजराइल में चला करती है ये पद्धति, इसलिए इसे इजरायली पद्धति भी कहते हैं। तो राजस्थान में पहली बार इजरायली पद्धति से सिंचाई कह लो या बूंद बूंद सिंचाई कह लो या फव्वारा पद्धति की सिंचाई कह लो, किस परियोजना के तहत हुई, तो वो थी नर्मदा नहर परियोजना। इससे सिंचाई इस तरह की गई है ना। तो राज्य में, राज्य में सर्वप्रथम, राज्य में सर्वप्रथम क्या, या फिर क्या, टपकन, क्योंकि पानी टपकता है, या कहिए फिर क्या, फव्वारा, और या कहिए क्या, इजरायली, इजरायली पद्धति द्वारा इसी नहर, इसी नहर से सिंचाई प्रारंभ हुई।
ये आपको याद रख। इसी नहर से सिंचाई क्या हुई, प्रारंभ हुई। करो, हो गया क्या? चलो आगे देखो। अब लेते हैं नेक्स्ट बिंदु, सेकंड पॉइंट है ना। दूसरा बिंदु देखें, एक एक पॉइंट को पढ़ते हैं अच्छे से, देखिएगा ध्यान से। दूसरा बिंदु लेते हैं दोस्त। दूसरा पॉइंट नेक्स्ट, रानीबाड़ा जो है, रानीबाड़ा, रानीबाड़ा इसका जो उपखंड है, तहसील भी है, तो वो भी किसी चीज के लिए बहुत फेमस है, रानीबाड़ा। रानीबाड़ा क्या है? दुग्ध डेयरी। रानीबाड़ा दुग्ध डेयरी यहाँ बना है बिंदु। और ये दुग्ध डेयरी कहाँ पर है? तो ये हो गई आपकी सांचौर में। सांचौर में है रानीबाड़ा दुग्ध डेयरी। देखो 19 याद रखिएगा, 70 ईस्वी, 1970 में क्या हुआ? दुग्ध उत्पादन में वृद्धि कैसे हो? क्योंकि आप जानते हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, तो दुधारू पशु दूध जो दे रहे हैं उनकी कमी भी देखी जा रही है, तो उनमें भी वृद्धि हो। हालांकि इस क्रांति का दुधारू पशुओं को बढ़ाने से तो कोई संबंध नहीं था, पर दूध का उत्पादन बढ़ाया जाए कैसे भी करके, और दूध विक्रेताओं को सही मूल्य मिले। दूसरा, दूध की शुद्धता को मापा जाए। तो ये कई चीजें थी 1970 में, इनको लेके कदम उठाया डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने। यानी 1970 में डॉक्टर कौन थे? डॉक्टर, डॉक्टर कौन? डॉक्टर याद रखना, वर्गीज, वर्गीज कौन? कुरियन। अब डॉक्टर वर्गीज कुरियन की बात करें तो इन्होंने क्या किया, ध्यान दो। इन्होंने एक क्रांति चलाई। डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने दोस्तों एक क्रांति चलाई थी। कौन सी क्रांति? इन्होंने एक क्रांति प्रारंभ की, और वो थी कौन सी क्रांति? श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति, आप जानते हैं श्वेत क्रांति का संबंध है किससे? दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना। ये क्रांति इन्होंने चलाई थी। और फिर 1970 में ही भारत में, इसमें भारत में प्रथम दुग्ध डेयरी भी खोली गई, ताकि माप की जा सके। प्रथम डेयरी भी खोली गई, और वो डेयरी खुली थी कहाँ? आनंद डेयरी नाम से। आनंद डेयरी कहाँ खोली गई दोस्तों? गुजरात में। गुजरात ये आनंद डेयरी थी। अब 1900 बात करें हम कितने की? 71 की, यानी एक साल बाद हमने भी कर दिया धमाका। और राजस्थान में दूध की पहली जो डेयरी खुली वो थी कौन सी? राजस्थान में, राजस्थान में प्रथम दुग्ध डेयरी
अब दोस्तों राजस्थान में पहली दुग्ध डेयरी थी कौन सी? पद्मा डेयरी। पद्मा डेयरी ये कहाँ खोली गई? अजमेर में। कहाँ खोली गई? अजमेर में। ये राज्य की पहली दुग्ध डेयरी है, अजमेर में खोली गई थी। राजस्थान में प्रथम दुग्ध डेयरी पद्मा डेयरी कहाँ? अजमेर में। राज्य की प्रथम दुग्ध डेयरी मानी जाती है, याद रखें। राज्य की प्रथम क्या? दुग्ध डेयरी। ठीक। अब रानीबाड़ा डेयरी की बात करें तो ये 1900 कितने में, 86 ईस्वी में, 1986 में खोली गई और यह राज्य की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी है। राज्य की सबसे कैसी है दोस्तों? सबसे बड़ी डेयरी। तो ये नोट करो आप फटाफट। उतारो उतारो, चिक डिचक मत। ज्यादा ही दे दिया सहेली ने। रोहानी है। साथ में ही नोट किया करो आप लोग फटाफट। हो गया? चलो आगे बढ़ाते हैं। होगी भी है? परिचारक, परिचालक होता क्या है? हाँ, उसका काम। देखो तीसरा भाई फटाफट देखते चलो, फिर काफी बिंदु हैं इसमें। तीसरा पॉइंट, तीसरा। अब तो हटा दूं। देखो तीसरा बिंदु सुनिएगा आगे। नेक्स्ट, पथमेड़ा। जगह है कौन सी? पथमेड़ा। ठीक। देखते हैं पथमेड़ा। पथमेड़ा एक चीज हो गया, पथमेड़ा। ये रानी बाड़ा है। एक चीज और याद रख लेना आप, एक चीज और याद रख लेना। सांसौर जो है, यहाँ ये रानीवाड़ा कामधेनु विश्वविद्यालय है। क्या है? कामधेनु विश्वविद्यालय, ये भी याद रखना। पथमेड़ा की हम बात कर रहे हैं, पथमेड़ा। पथमेड़ा में, पथमेड़ा कहाँ पड़ता है? सांचौर जिले में। सांचौर। अब पथमेड़ा को लेके क्या क्या सवाल बनने हैं वो देखिएगा। पथमेड़ा कहाँ पर है? सांचौर में। और पथमेड़ा को लेके क्या सवाल बनेंगे? बहुत ही चर्चित स्थान है पथमेड़ा, यानी यहाँ पर राजस्थान का पहला गौमूत्र बैंक बना हुआ है पथमेड़ा में। यहाँ राज्य का, राज्य का प्रथम, प्रथम क्या? गौ मूत्र बैंक स्थित है। राज्य का प्रथम गौमूत्र बैंक याद रखें, पथमेड़ा। और पथमेड़ा कहाँ? सांचौर जिले में है। गाय का जो मूत्र है वो औषधियों में, दवाइयों में प्रयुक्त होता है ना, पथमेड़ा। ये भी आपको याद रखना है। आगे नेक्स्ट बिंदु देखिए, अगला बिंदु लेते हैं नंबर 4।
नंबर 4 गोगा ओल्डी, गोगा ओल्डी, ये अगला पॉइंट है गोगा ओल्डी। आप बताएं फटाफट मुझे, बता दीजिए भाई। गोगा जी के राज्य में कितने मंदिर हैं? 2 हैं? गोगा जी के राज्य में 2 ही मंदिर हैं क्या? ठीक है, 4 हो गए, मंदिर भी बढ़ गए। अरे पढ़ने वालों, गोगा ऑलरेडी याद रखिएगा, सांचौर कौन से जिले में है दोस्तों? सांचौर में। वैसे ऑलरेडी का अर्थ होता है झोंपड़ी, तो यहाँ यहाँ राजा राम नामक व्यक्ति द्वारा, किसके द्वारा? यहाँ राजा राम द्वारा गोगा जी का झोंपड़ी नुमा, ऑलरेडी को कहते हैं झोंपड़ी, झोंपड़ी नुमा मंदिर बनवाया, जो गोगा ऑलरेडी कहलाता है। क्या कहलाया? ये कहलाया था गोगा ऑलरेडी। अब इसके अलावा भी देखें, गोगा जी के अन्य मंदिर भी हैं राज्य में। के अलावा अन्य मंदिर और मुख्य मंदिर वही है। तो गोगा जी के अन्य मंदिरों में नंबर 1 कि गोगा जी की हत्या चचेरे भाई सुरजन और अर्जुन के द्वारा की गई। अर्जुन सुरजन, अर्जुन बड़ा था, और जब ये गोगा बप्पा पे बैठे हुए थे तब तलवार से इनके गर्दन को काट दिया गया। तो जहां गर्दन गिरी वहां शीर्ष मेढी, शीर्ष मेढी, जहां गर्दन गिरी वहां मंदिर बना शीर्ष मेढी। कहाँ? ददरेवा में। ददरेवा कहाँ है? चूरू में। लेकिन इनका जहां धड़ जा करके गिरा वहां मंदिर कहलाया धुड़मेडी, हनुमानगढ़ में। नोहर, नोहर, लेकिन इसको अब क्या कह देते हैं नोहर को? गोगा मेडी। हर को क्या बोल देते हैं? गोगा मेडी। यही लिखो आप डायरेक्ट, गोगा मेडी। कहाँ पर है? तो हनुमानगढ़ में है साथियों, हनुमानगढ़ में है। और यहाँ याद रखें, ये इनका मुख्य मंदिर भी माना जाता है। ये इनका कैसा मंदिर है? मंदिर है दोस्तों जो किसके नीचे है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे है। ये इनका मुख्य मंदिर भी माना जाता है जो खेजड़ी वृक्ष के नीचे है, याद रखिएगा। और इस धुड़मेड़ी मंदिर को का निर्माण की अगर बात करें तो इसका निर्माण करवाया किसने? रोज तुगलक ने। रोज तुगलक, तो तुगलक वंश के शासक थे। लेकिन इसका फिर से पुनर्निर्माण की बात करें, पुनर्निर्माण किसने करवा दिया? तो गंगा सिंह ने करवाया, बीकानेर शासक ने, गंगा सिंह। यहाँ याद रखें मेला भी लगता है,
और वो मेला लगता है कब? भाद्र प्रसन्न नवमी को। और इसी नवमी को कहते हैं गोगा नवमी। गोगा नवमी। तो ये उतारो फटाफट से। करिएगा। देखें आगे, देखिए नेक्स्ट 5वें बिंदु करते हैं दोस्तों चर्चा। 5वां बिंदु, अगला नेक्स्ट 5वां बिंदु लेते हैं। और 5वां होगा क्या? रनखार। क्या? रनखार कंजर्वेशन। जर्व कंजर्वेशन जर्व। रनखार याद रखना, कंजर्वेशन रिजर्व। ये रिजर्व कहाँ पर है? तो सांचौर में है दोस्तों। रनखार कंजर्वेशन रिजर्व टाइम हो गया। रनखार कंजर्वेशन क्या रिजर्व, ये राजस्थान का, यह है राजस्थान का कोलवा। कौन सा? कोलवा कंजर्वेशन रिजर्व है दोस्तों। अब ये किसके लिए प्रसिद्ध है? कौन से इसमें पशु ज्यादा पाए जाते हैं? तो ये गुजराती गुजराती जंगली गधों हेतु प्रसिद्ध है। ये गुजराती जंगली गधों हेतु प्रसिद्ध है। के बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट देखिएगा, 6वां बिंदु, सेवड़िया पशु मेला दोस्तों। सेवड़िया पशु मेला इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। सेवड़िया पशु मेला कहाँ लगता है? तो सांचौर, सांचौर जिले में। सबसे पहला सवाल, यह पशु मेला, यह पशु मेला चैत्र, चैत्र क्या दोस्तों? यह पशु मेला चैत्र मास में लगता है। यानी चैत्र की एकादशी से लेके पूर्णिमा तक चलता है ये पशु मेला। चैत्र मास में लगता है ना। ठीक। इस मेले की विशेषता क्या है? इसमें सर्वाधिक बिक्री किस होती है? तो सर्वाधिक बात करें तो यहाँ सर्वाधिक होती है कांकरेज।
कांकरेज गाय की नस्ल है ना, कांकरेज। कौन सी गाय? कांकरेज। ये गाय जो है इसकी सबसे ज्यादा यहाँ क्या होती है? बिक्री। इसके बाद में दूसरे नंबर पर आती है सांचौरी। सांचौरी, तो इनकी यहाँ बिक्री होती है। केवड़िया पशु मेला। अगला बिंदु देखिए, नेक्स्ट 7वां पॉइंट पढ़ते हैं दोस्तों। तुकाल नदी, कौन सी नदी? तुकाल नदी प्रमुख नदी है, याद रखना इसकी। तुकाल नदी कहाँ पर? सांचौर में। यह है नदी सांचौर में बहती है, सांचौर में बहती है दोस्तों। इसके अलावा 8वां बिंदु है लूनी नदी। तो कहीं अजमेर से निकल करके ब्यावर वगैरह, नागौर है, बालोतरा है, तो कई जिलों में ये बहती है नदी। अब लूनी को तो कोष्टक में नहीं कर सकते अपन, तो लूनी को सांचौर में क्या कहते हैं? जो पहले जालौर में कहते हैं वो अब सांचौर में कहेंगे इसको। सांचौर में क्या कहलाएगी? रेला या नेड़ा। कई जगह लिखा मिलता है नेहड़ा, कई जगह ये लिखा मिलता है नेहड़ा कहलाती है। तो ये नदियां आपको इसमें याद रखनी है। अगला नेक्स्ट देखिए, अगला बिंदु 9वें नंबर का बिंदु पढ़ते हैं दोस्तों, 9वां। तो ये जो किला है कौन? सांचौर की। अब हम करते हैं बात। सांचौर जो तहसील है, किला भी है, उपखंड भी है। सांचौर को लेके क्या क्या सवाल बनने हैं? तो सबसे पहली बात तो सांचौर का प्राचीन नाम पूछा जाए। प्राचीन नाम क्या है सांचौर का? वो प्राचीन नाम है सत्यपुर। प्राचीन नाम सत्यपुर। उपनाम अगर पूछा जाए कि और किस नाम से जानते हैं, इसका उपनाम हो जाएगा, 5 नदियां बहती हैं इसीलिए राजस्थान का क्या? पंजाब कहते हैं, पंजाब। लेकिन याद रखना यहाँ एक बड़ा गांव भी है, बड़ा गांव है, इसमें गांव का नाम है बड़ा गांव, जो कहलाता है क्या? सांचौर का कश्मीर कहलाता है दोस्तों। ये याद रख लेना, एक बड़ा गांव है जो सांचौर का कश्मीर कहलाता है। अच्छा, इसी को, ये जो जिला है, इसे जैन ग्रंथों में क्या नाम दिया गया है? जैन ग्रंथों की माने इसका नाम है क्या? जैन ग्रंथों में इसका नाम है सच्चु, ये इसका नाम है। फारसी अभिलेखों की बात करें, फारसी अभिलेखों में यानी मुगल शासन के समय का क्या नाम था?
फारसी अभिलेखों में जो शासन के समय इसका नाम था, शासन जब था तब क्या नाम था? तो महमूदाबाद, महमूदाबाद, यानी ये इसका नाम था। कौन सा? महमूदाबाद। क्या हमें याद रखना है? महमूदाबाद के नाम से इसे जाना जाता था। इस नाम से महमूदाबाद। अगला बिंदु देखें, इस पर आक्रमणों की हम बात करें, यानी 10वां पॉइंट, तो सांचौर पर जो आक्रमण हुए, सांचौर पर क्या आक्रमण जो हुए हैं, आक्रमणों में एक आक्रमण क्या है? किस? महमूद गजनवी ने इस पर आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने, महमूद गजनवी ने आक्रमण किया और अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। अलाउद्दीन दोस्तों खिलजी, अलाउद्दीन, इनके आक्रमण यहाँ हुए। महमूद गजनवी और अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण यहाँ हुए। तो ये आपने प्रमुख बिंदु पढ़े हैं किसके? सांचौर के। बाकी के तो जी के तो जो का तो ही है, क्या किधर से किधर हो गया वो चीज अपन को याद रखनी है। कौन सी चीजें हैं जो इधर से? एक पीराराम का संबंध भी यहाँ से, पीराराम कौन थे? पीराराम याद रखें, का संबंध भी कहाँ से है? पीराराम जो पशु जीवों के क्या थे? जीव जंतु, इनके रख रखाव, इनकी देखरेख के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इनका राम का संबंध भी याद रखें, कहाँ से है? सांचौर से। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो आज हमने ये पढ़ा है कौन सा? सांचौर। यानी 19 नवीन जो जिले हैं उन जिलों का जिला दर्शन हम पढ़ रहे थे। तो जिला दर्शन की क्लासें दोस्तों समाप्त हो चुकी हैं। यानी 19 नवीन जिले किस संभाग में आते हैं, किसके अंतर्गत नहीं आते हैं, ये चीजें हमने पढ़ना प्रारंभ किया था। 1900 को हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। इनको आप क्रमबद्ध तरीके से दर्पण क्लासेस करौली के चैनल पर प्ले लिस्ट में अलग से क्रम के आधार पर दे रखे हैं। जो संभाग और जिले इस आधार पर वहां आपको मिल सकते हैं। तो आगे हम ज्योग्राफी फिर शुरू से प्रारंभ करने वाले हैं, बिल्कुल जीरो से। तो जुड़े रहिए इसी प्रकार से। मिलेंगे अगले ज्योग्राफी की शुरुआत के पहले दौर में दोस्तों। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।